हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को पढ़ रहे हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने आधा कवर किया था और आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं कि कहाँ कौन संविधान में जो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कौन से किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के सेशन में जो हम बात करेंगे वो सेवा या नियोजन संबंधी प्रावधान के बारे में बात करते हैं। सेवा या नियोजन संबंधी प्रावधान के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4, 16 खंड 4 क और 16 के खंड 4 ख में और अनुच्छेद 335 में जनजातियों के सेवा या नियोजन संबंधी प्रावधान वर्णित है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि संविधान का अनुच्छेद अगर हम उठाकर देखते हैं, संविधान को उठाकर देखते हैं और संविधान का अनुच्छेद पढ़ते हैं 16 का खंड 4, 16 का खंड 4 उपखंड क और 16 खंड 4 उपखंड ख अगर हम देखते हैं और अनुच्छेद 335 में जनजातियों के सेवा या नियोजन संबंधित प्रावधान क्या है वर्णित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 16 जो है वो उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भी नागरिक राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि ये जो 5 आधार हैं, कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कहाँ बोला गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 उपखंड क में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो हमने क्या पढ़ा कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 उपखंड का में क्या बात की गई है। तो अनुच्छेद 16 की खंड 4 उपखंड का में क्या कहा गया है कि जो भी अनुसूचित जाति या जनजातियों के पक्ष जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उन्हें क्या दिया जा सकता है। अगर लगता है राज्य को क्या लगता है कि किसी भी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व, कि इनका अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या कर सकता है, राज्य जो है वो आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 16 के खंड ख में क्या बात की गई है। तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में कभी ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा की अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 खंड ख में क्या कहा गया है कि अगर राज्य को किसी वर्ष में कभी न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए क्या है, आरक्षित है, तो किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 10 सीट है जो इस साल क्या करनी है, जॉब प्रेफरेंस के लिए 10 वैकेंसीज आई हैं, उस 10 वैकेंसीज में क्या हुआ है, 6 वैकेंसीज फिल हैं, 4 बच गई है, तो ये 4 जो है ये अलग से सरकार क्या कर सकती है, अगले साल ऐड कर सकती है। उस अगर अगले साल भी 10 वैकेंसीज आई है तो ये नहीं है कि 4 काट दी जाएंगी क्योंकि पिछली 4 बच गई थी, ऐसा नहीं है। तो यही चीज बताई गई है कि किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा की अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर हम शॉर्ट में बोले कि हमने 16 के खंड 4 में क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि राज्य को ये शक्ति दी गई है कि वो पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का क्या कर सकता है, उपबंध कर सकता है। अगर राज्य को लगता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी है जो राज्य की सेवा में किसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो ऐसे में पदों के आरक्षण का क्या कर सकता है राज्य,
उपबंध कर सकता है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि वर्ग जो है वो पिछड़ा हुआ हो और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। तो ये बातें कहाँ की गई हैं? 16 खंड 4 के उपखंड क में। और अगर हम बात करें 16 के खंड ख में क्या बात की गई है, तो 16 के अगर हम बात करें 16 अनुच्छेद 16 के खंड ख में जो बात की गई है, वो ये बात की गई है। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के खंड ख में, तो हम देखें तो रिक्त सीट को भरे जाने की योग्यता को क्या कहते हैं? बैकलॉग कहते हैं। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जाते हैं, तो इन पदों को इनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसे सामान्य श्रेणी में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? बैकलॉग कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसी बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में बात की गई है कहाँ पर? अनुच्छेद 16 के खंड 5 में। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 335 के बारे में। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रावधान है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 335 में क्या बताया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अगर हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं और किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये हमें एक बार अगर हम देख लेंगे और हम चीज़ें समझ जाएंगे, तो हमें ईजिली पता चल जाएगा कि आर्टिकल 46 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में सब क्लॉज में क्या बात की गई है। तो ईजिली हमें वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? समझ में आने लगेंगी। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ज़्यादा अगर कोई चीज़ें हमें टफ लग रही हैं, तो उसके पीछे इतना उलझना नहीं है, बस उसको सिंपली एक बार क्या करना है, उसके मीनिंग तक जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 335 में। तो अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रावधान है। इसके अनुसार संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये बात कहाँ की गई है? तो ये बात जो की गई थी, ये 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में की गई थी। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में बोला गया था। और अगर हम इस अनुच्छेद 335 की बुक की टफ लैंग्वेज को ना देखते हुए हम इजी वे में समझें कि क्या कहा गया है अनुच्छेद 335 में, तो अनुच्छेद 335 में, संविधान के अनुच्छेद 335 में एक परंतु जोड़कर निर्धारित कर दिया गया है कि संघ एवं राज्यों की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरते समय अर्हता अंकों एवं मूल्यांकन के मानकों में क्या की जा सकती है? कमी की जा सकती है। तो ये जो बात जोड़ी गई है, ये किसके तहत जोड़ी गई है? तो ये 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत जोड़ी गई है। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत क्या की गई है? इस बात को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 335 में क्या कहा गया है, कि ये कहा गया है कि संघ एवं राज्यों की सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरते समय अर्हता अंक एवं मूल्यांकन के मानकों में क्या की जा सकती है? कमी की जा सकती है। हमें देखने को भी मिलता है कि जिन्हें भी रिजर्वेशन कैटेगरी में होते हैं, उनके मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े कम होते हैं। तो ये जो बातें की गई हैं, ये कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 335 में बात की गई है। और ये जो बात जोड़ी गई है, ये 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत जोड़ी गई है। अब इसके बाद हम राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में देखते हैं। तो अगर हम राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान देख रहे हैं, तो हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1, 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334, 243 घ, अनुच्छेद 243 न और 371 में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान क्या है? वर्णित है। तो राजनीतिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 164 के खंड 1 में, अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 न में, अनुच्छेद 371 में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान क्या है? वर्णित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद
164 के खंड 1 में क्या प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 164 के खंड 1 में अगर हम देखें तो प्रावधान है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। एक क्या होगा? पृथक मंत्री होगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 164 के खंड 1 में क्या प्रावधानित है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा, जिसे अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 164 के खंड 1 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य में जनजातियों के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्री होगा, जिसे अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का भार भी क्या हो सकता है? दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं अनुच्छेद 330 के बारे में। अनुच्छेद 330 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। बहुत ध्यान रखना है हमें। अनुच्छेद 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसरण हेतु अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अनुच्छेद 330 में क्या दिया गया है? लोकसभा में सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया। किससे संबंधित? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। कहाँ? अनुच्छेद 330 में। किससे संबंधित? लोकसभा में। इस अनुच्छेद के अनुसरण हेतु अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा में 47 सीटें क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 332 के बारे में। अनुच्छेद 332 में क्या है? तो हमने जहाँ 330 पढ़ा था, लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया जा रहा था अनुसूचित जाति और जनजाति को, वहीं अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। तो 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहने संबंधी क्या है? प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहने संबंधी प्रावधान है। इसके अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के लागू होने से 80 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगा। तो क्या कहा गया है कि जब भी अगर हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 334 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के लागू होने से 80 वर्ष के बाद अगर हम बात करें तो प्रभावी नहीं रहेगा। ध्यातव्य है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो क्या किया गया है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये जो बातें की गई थी अनुच्छेद 334 के तहत कहा गया था कि सीटों का जो आरक्षण दिया गया है ये संविधान के लागू होने से 80 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाएगा? ये जो आरक्षण दिया गया है इसको खत्म कर दिया जाएगा। इससे क्या किया गया है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 243 घ या आर्टिकल 243 डी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संबंधित स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाने का क्या है? प्रावधान है। तो क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 243 अगर हम घ की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संबंधित स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए क्या होंगे? आरक्षित किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें पंचायतों में आरक्षण की, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की जो बात की गई है वो कहाँ की गई है? कौन से अनुच्छेद में?
में, 243 घ में। और यहीं पे महिलाओं के आरक्षण की बात भी की गई है पंचायतों में। और महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? तो महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो महिलाओं को जो आरक्षण होगा वो 1/3 स्थान जो है इन समुदाय की महिलाओं के लिए भी क्या होंगे? आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित ये स्थान प्रत्येक स्तर पर किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आवंटित किए जाएंगे। ध्यातव्य है कि संविधान में अनुच्छेद 243 घ को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो 243 घ है इसको कब जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, जिसे हम पेशा एक्ट भी कहते हैं, जो कि कब बनाया गया था? 1996 में, 1996 में। पेशा अधिनियम वर्ष 1996 में पंचायती राज संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो जो ये पेशा अधिनियम है ये वर्ष 1996 में पंचायती राज संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन के संबंध में ग्राम सभा को निर्णय लेने में सशक्त करता है। तो ये जो अधिनियम है, जो ये पेशा अधिनियम है, ये अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन के संबंध में ग्राम सभा को निर्णय लेने के लिए क्या करता है? सशक्त करता है। इसके बाद भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये जो पेशा एक्ट है ये भूरिया समिति की सिफारिश पर के आधार पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। मध्य प्रदेश में यह अधिनियम 15 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया गया। तो मध्य प्रदेश में ये जो पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट है, इसे कब अधिसूचित किया गया? तो 15 नवंबर 2022 को क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया। अब हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 243 ना या आर्टिकल 243 टी। इसके अंतर्गत किसको आरक्षण दिया गया है? यहाँ पे भी आरक्षण के बारे में बताया गया है, लेकिन कहाँ पर? नगर पालिकाओं में। तो इसके अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नगर पालिका निकायों में प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित इन स्थानों में से कम 1/3 स्थान उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अनुच्छेद 371 का में क्या बात की गई है? तो अनुच्छेद 371 का में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है। हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 371 में क्या बताया गया है? नागालैंड से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा अनुच्छेद 371 का में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान था। अभी बात करते हैं अनुच्छेद 371 खा में असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो हमें ध्यान रखना है, का में हमने नागालैंड पढ़ा था, खा में अनुच्छेद 371 के खा में असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 गा में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 चा में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 371 छा में मिजोरम से संबंधित क्या दिए गए हैं? कुछ विशेष प्रावधान है। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जैसे क से नागालैंड को पढ़ा है, ख से असम को पढ़ा है, तो ख से असम, ग से मणिपुर, च से सिक्किम और श से क्या पढ़ा है? मिजोरम। तो हमें ये आप ट्रिक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो हम कैसे ट्रिक से पढ़ सकते हैं? मैंने जिस तरीके से याद किया, जैसे मुझे पता है कि 371 के खंड का में नागालैंड से नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। 371 खा में क्या है? तो 371 खा की अगर हम बात करें तो हम क्या खाते हैं? कसम खाते हैं। तो ख से असम, इस तरीके से याद कर सकते हैं। गा से गाना, गा से गाना, और क्या, कौन वाला गाना? मणिपुर वाला गाना। तो इस तरीके से आप ग से याद कर सकते हो, मणिपुरी गाना। चाचा को क्या होगा? च से चाचा, और ये सिख, तो मतलब चाचा बीमार पड़ गए तो च से सिक्किम। रम, ये मिजोरम लिखा हुआ है, तो रम आप जानते हो ड्रिंक के लिए एज ए यूज होता है नॉर्मली वर्ड्स में। तो रम से क्या हो जाता है कि जो रम पी लेता है तो वो छा जाता है। तो इस तरीके से एक ट्रिक है जो आप पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे भी याद हो जाता है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो 371 खा में असम, 371 गा में मणिपुर, 371 चा में सिक्किम और 371 छा में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 371 जा में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्या दिए गए हैं? विशेष प्रावधान दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है पहले भी, और मैच द कॉलम के फॉर्म में आगे भी आने की संभावना है। तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देख के जाना है हमें कि कहाँ पे कौन से क्षेत्र के बारे में या कौन से राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य प्रमुख प्रावधान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 338 खंड का में क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक
राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। ध्यातव्य है कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 338 का में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। कौन? 338 क। तो और इसके बाद ये जो बनाया गया था, ये जो आयोग बनाया गया था, ये 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338 क को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत वर्ष 2004 में किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य या अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। कितनी अवधि के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या करते हैं? ये पद धारण करते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य क्या होता है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच व निगरानी करना। दूसरा कार्य विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। तीसरा कार्य अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। चौथा कार्य आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष और आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 339 देखते हैं। इसमें क्या है? आर्टिकल 339 देखते हैं। आर्टिकल 339 में क्या प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण के बारे में क्या दिया गया है? प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। UN डेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। 4 दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भुरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में क्या की थी? प्रस्तुत की थी। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें कि वह स्थित हैं के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त है सिवाय। तो कौन सा जो अधिकार है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो पहला है केंद्र और राज्य के कानूनों के क्रियान्वयन में संशोधन। दूसरा जनजाति में शांति तथा सुशासन के लिए नियम बनाना। तीसरा भूमि में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बंजर भूमि का आवंटन और साहूकारों से उनकी सुरक्षा। और चौथा है आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार करना। तो ये जो डी ऑप्शन है, ये जो है ये राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से अधिकार जो है ये प्राप्त नहीं है। ये जो अधिकार है ये प्राप्त नहीं है। बाकी तीनों जो अधिकार हैं ये राज्यपाल को क्या है? प्राप्त है। तो डी पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो जनजातीय सलाहकार परिषद की जो परिषद की व्यवस्था जो है ये कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये कौन सी अनुसूची में है? जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया? तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 342 के खंड 1 के तहत क्या किया गया है? संविधान के अनुसूचित जनजाति शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है? तो अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में जो परिभाषा दी गई है ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जो है ये अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद
में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये जो बताया गया है ये कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आम सूचना जारी कर या अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में क्या कर सकते हैं? वर्णित कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये जो है ये 30 जनवरी 1990 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1990 को क्या किया गया था? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किसी भी नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 के खंड 4 में क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 46 में। इस बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 46 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो ये कौन सी अनुसूची में कहा गया है? तो ये अनुसूची 5 में ये बात कही गई है। कौन सी अनुसूची में ये बात कही गई है? अनुसूची 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? तो ये हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 335 में ये बात की गई है कि जो राज्य है ये क्या कर सकता है? अनुच्छेद 335 के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 338 का जो है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया है ये 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 338 का किसके तहत कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो 338 का जो है ये 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ अगर हम जाने पढ़ा है हमने कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में क्या किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया है? 10 वर्षों के लिए ये जो आरक्षण है इसको क्या कर दिया गया है? आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं? तो अगर हमने पढ़ा था कि कौन से अनुच्छेद में किया गया था ये, तो ये जो है ये बात की गई है ये कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो ये बात जो की गई है ये कौन से? अनुच्छेद 243 के सी में ये बात की गई है कि अगर आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए क्या होंगे? आरक्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो एक पृथक मंत्री होगा, हमने पढ़ा था 164 खंड 1 में किन किन राज्यों के बारे में बताया गया है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के बारे में बताया गया है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जो है ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मध्य प्रदेश के विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें
सीटें आरक्षित की गई हैं। तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 47 सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या की गई हैं? आरक्षित की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में कितनी है? तो 47 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक प्रथम मंत्री होना अनिवार्य है? प्रथम मंत्री होना कहाँ पे हमने देखा था? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें क्या हैं? आरक्षित है। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें जो हैं वो क्या हैं? लोकसभा मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विशेष अनुदान की जो बात की गई है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान लोकसभा में कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 332 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? तो हमने ये पढ़ा था कि कौन सी अनुसूची के तहत किया जाता है? 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम जिसे हम पेसा एक्ट कहते हैं किस वर्ष पारित हुआ? तो ये कौन से वर्ष पारित हुआ था? 1996 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? अनुच्छेद 243 न के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण क्या है? प्रावधानित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किन निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? अनुच्छेद 243 घ के तहत। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान थे वो सेशन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।